ऑलराइट, चलिए आगे चलते हैं और हम आपके लिए लाते हैं माइक्रो फाइनेंस सेक्टर पे बढ़ती हुई इंटरेस्ट रेट सिनेरियो में डिमांड का क्या इम्पैक्ट होगा। स्पेशल वॉइस हमारे साथ जुड़ रही हैं। हमारे साथ माइक्रो फाइनेंस एसोसिएशन के हेड इस समय जुड़ रहे हैं ये बताने के लिए, आलोक मिश्रा जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं ये बताने के लिए कि डिमांड पे कैसा इम्पैक्ट होगा, इस समय ऑन ग्राउंड सिचुएशन कैसी है क्रेडिट ग्रोथ की। मिश्रा जी, हमने देखा कि एक आउट ऑफ टर्न रेट हाइक आरबीआई ने अनाउंस किया और शायद काफी हद तक जितने भी स्ट्रेटेजिस्ट और इकोनॉमिस्ट से हम बात कर रहे हैं या कॉर्पोरेट से भी, वो ये कह रहे हैं कि कुछ हद तक जो बिहाइंड द कर्व आरबीआई के ऊपर एलिगेशन लगता था या वो एक तरह से कैचअप हो गया। अब यहां से डेटा डिपेंडेंट होगा कि कितना ज्यादा हाइक्स आएंगी और कितने लंबे दौर तक रहेंगी, लेकिन आपके पास तो सारा डेटा ऑन ग्राउंड आता है कि किस रेट पे कितना इंटरेस्ट है लोगों का, डिमांड का। आपको ये बढ़ती हुई ब्याज दरों का डिमांड डिस्ट्रक्शन पे क्या इम्पैक्ट दिखता है? जी अजय जी धन्यवाद। देखिए, ये माइक्रो फाइनेंस के संदर्भ में हमको दो चीजें समझनी होंगी। देखिए, माइक्रो फाइनेंस में दो तरह की ऑर्गेनाइजेशंस लेंडिंग करती हैं। एक जो है बैंक्स हैं और स्मॉल फाइनेंस बैंक्स, और एक हो गए हमारे एनबीएफसी एमएफआईज। इसमें एनबीएफसी एमएफआईज होलसेल लेंडिंग लेते हैं बैंक से, तो उसमें तो थोड़ा सा कॉस्ट का फर्क पड़ेगा अगर वो रेट बढ़ाएंगे तो, और बैंक्स को भी डिपॉजिट रेट अगर वो हाइक करेंगे स्मॉल फाइनेंस बैंक्स और बैंक्स, तो भी उनको भी थोड़ा सा असर पड़ेगा, बहुत मार्जिनल असर पड़ेगा। लेकिन एक चीज मैं आपको बता दूं कि एक चीज हमको बहुत जरूरी ध्यान में रखनी है कि जनरली जब बैंक्स ने होलसेल लेंडिंग एनबीएफसी एमएफआईज को किया, तो अभी पिछले 2 साल में हम रेट कट के दौर में थे, उस दौरान भी बहुत ज्यादा रेट कट हुआ नहीं, मतलब लेंडिंग रेट अराउंड 12%, 12.5% एनबीएफसी एमएफआईज को था। तो मुझे नहीं लगता कि ये 40% का जो रेपो रेट में हाइक हुआ है, इसका बैंक्स इमीडिएटली रेट हाइक कर देंगे एनबीएफसी को लेंडिंग पे, ये ऐसा होगा नहीं। अगर होगा भी तो बहुत मार्जिनल 10 बेसिस पॉइंट्स या 12-15 बेसिस पॉइंट्स होगा, उसका बहुत ज्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। और बैंक्स और स्मॉल फाइनेंस बैंक्स में भी जो माइक्रो फाइनेंस में लेंडिंग करते हैं, उनके पास जनरली लेंडिंग अगर 20% पे है और कॉस्ट ऑफ फंड 6% है, और कॉस्ट ऑफ फंड अगर 6.2 हो गई या 6.3 हो गई, तो भी उनके लिए भी बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। और ग्राउंड लेवल पे मुझे नहीं लगता इसका डिमांड से कोई असर होगा। इस तरह के रेट कट्स होते रहते हैं, ऊपर नीचे होता रहता है, लेकिन जो अल्टीमेट लेंडिंग रेट बोरोवर है वो मेरे ख्याल से स्टेबल ही रहेगा। ये आपने बहुत अच्छी बात बताई, क्योंकि ये हमारे व्यूअर्स को समझाना जरूरी है कि माइक्रो फाइनेंस और एनबीएफसी जब बैंक से पैसा लेते हैं तो वो होलसेल बोरोवर्स हैं, और डिमांड डिस्ट्रक्शन की उम्मीद या जो फियर है वो रिटेल बोरोवर के लेवल पे ज्यादा है। हो सकता है कि 10-15 बेसिस पॉइंट आपको भी फर्क पड़े, 20 बेसिस पॉइंट आपको भी फर्क पड़े ओवर अ 1 ईयर पीरियड, नॉट सिंगल रेट हाइक का, लेकिन वो 20-25 बेसिस पॉइंट ऑन अ वर्स्ट सिनेरियो या तो पास ऑन हो सकता है या कहीं ना कहीं एब्जॉर्ब हो सकता है अगर डिमांड बरकरार है। ये बहुत अच्छी बात आपने सिखाई, हम लोग को बताई है। अब आप ये बताइए कि बोरोइंग का हाल क्या है, सेंटिमेंट कैसा है ऑन ग्राउंड, क्योंकि एक तरफ तो अच्छी रिकवरी की बात आ रही है इकोनॉमी में, स्पेशली रूरल साइड, क्योंकि एमएसपी से भी हायर प्राइसेस पे एग्री प्रोडक्ट एक्सपोर्ट हुए हैं, काफी बॉयंसी है। तो ऑन ग्राउंड क्या हाल है, जरा अगर आप फीडबैक दे सकें। जी देखिए, ऑन ग्राउंड जो पीक टाइम था, मतलब अगर हम कोविड का ले लें 20 अप्रैल से सितंबर तक, उसमें थोड़ा सा डिमांड कॉन्ट्रैक्शन हुआ था, लेकिन उसके बाद अगर हम अक्टूबर 20 के बाद देखें तो कंटिन्यूअस डिमांड रिकवरी है, और अब तो डिमांड बल्कि नॉर्मल टाइम्स से थोड़ी ज्यादा ही है, क्योंकि जिनका कोविड में लाइवलीहुड का थोड़ा नुकसान हो गया, जीविका में कुछ नुकसान हो गया, वो फिर से बोरो करके अपने लाइवलीहुड को स्ट्रेंथन करना चाहते हैं। और अगर हम जनवरी से मार्च का 2022 का डेटा देखें तो डिसबर्समेंट का डेटा प्री कोविड टाइम्स के डेटा के बराबर उस ग्रोथ रेट पे चला गया है। तो ग्राउंड लेवल पे, क्योंकि इस पे दो चीज मैं आपको एक बहुत जरूरी चीज बता दूं कि ग्राउंड लेवल पे जो हमारे माइक्रो फाइनेंस के क्लाइंट हैं, वो मूलतः जनरली जिसको हम कहते हैं कि आवश्यक सेवाएं, इसेंशियल सर्विसेज, वो ही करते हैं। जैसे कि हो गया किसी के पास आटे की मिल है, कोई छोटा इन्वेंटरी का काम करता है, कोई पोल्ट्री का करता है, किसी की किराने की दुकान है, ये सब इसेंशियल सर्विसेज हैं। ये क्या बोलते हैं हम उसको इंग्लिश में, डिस्पोजेबल गुड्स, वो नहीं, उसकी चीजें
के जीविका नहीं है, तो उसकी डिमांड हमेशा रहती है। और इसीलिए ये रेजिलियंस आपको दूसरा प्रॉक्सी इंडिकेटर देखें, उससे भी पता चलेगा कि रिकवरी रेट जो है, जो डिप हो गई थी, काफी डिप हो गई थी, क्योंकि लॉकडाउन था और लोगों के लाइवलीहुड भी इफेक्ट हुए थे। आज अगर फाइनेंशियल सेक्टर में देखें तो माइक्रो फाइनेंस सबसे बेस्ट परफॉर्मिंग एसेट क्लास अगर आप कहें तो, क्योंकि हमारे क्लाइंट इसेंशियल सर्विस में है और वो लोन को जो लिया था उसको वापस कर रहे हैं। पैन इंडिया लेवल पे अगर हम देखें तो 90% से ऊपर हो चुकी है रिकवरी, और अगर हम कुछ स्टेट्स में देखें तो 95 के ऊपर जा चुकी है। और ज्यादा से ज्यादा क्लाइंट्स ग्रुप मीटिंग्स में आ रहे हैं, बात कर रहे हैं, जिनको कुछ बकाया भी है वो भी ये प्रयास कर रहे हैं कि हम थोड़ी थोड़ी इंस्टॉलमेंट देके उसको आगे बढ़ाएं। तो डिमांड तो ग्राउंड लेवल पे काफी है और हमेशा रहेगी, क्योंकि अभी भी माइक्रो फाइनेंस बहुत ही, मैं कहता हूं कि एड्रेसेबल मार्केट का 35% या 30% को कवर कर पाया है, तो डिमांड तो काफी है। ये क्वेश्चन आपसे पता करना, आपने कहा एक तो डिमांड रोबस्ट है, दूसरा आपने कहा कि एसेंशियल एक्टिविटीज को ही फंडिंग होती है। मैं आपसे पता करना चाहता हूँ कि गांव देहात में, रूरल एरियाज में भी डिमांड इसी तरह से रोबस्ट है क्या? क्योंकि इन्फ्लेशनरी प्रेशर वहां भी जाता है और वहां पे दिखने भी लगता है जल्दी जल्दी। देखिए, ये बहुत ही जरूरी चीजें हैं। अब सपोज किसी को घर के लिए चावल दाल लेना है तो वो तो किराने की दुकान से लेगा, हो सकता है कि 100 ग्राम कम ले ले अगर आपको लगता है कि इन्फ्लेशनरी प्रेशर बहुत ज्यादा है। एग्रीकल्चर है, आपने देखा कि कोविड के शॉक में भी एग्रीकल्चर काफी बढ़ता रहा। आटे की मिल है, सब्जी की दुकान है, या कुछ बेसिक चीजें हैं, तो उनका जो कार्य करने का तरीका है, जो उनकी जीविका है, वो इसेंशियल सर्विसेज की, और वो जो सामान रिटेल करते हैं या बेचते हैं वो भी ऐसी है कि जीवन की दैनिक आपको अगर जीवन को व्यतीत करना है तो उसके लिए जरूरी हो जाती है। तो उसमें बहुत ज्यादा हमको कुछ कॉन्ट्रैक्शन नहीं दिख रहा, बहुत ज्यादा क्या मैं कहूँ मार्जिनल भी नहीं दिख रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आलोक जी, हमसे आज बात करने के लिए, अपनी व्यू हमसे शेयर करने के लिए, अपना समय देने के लिए हमारे व्यूअर्स को बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो फाइनेंस के, महिंद्रा फाइनेंस के सीईओ और डायरेक्टर डॉक्टर आलोक मिश्रा हमसे बात करते हैं राइजिंग रेट्स पर किस तरह का प्रेशर पड़ेगा यहाँ पर फाइनेंस कंपनीज पर, आगे कैसे वो पास करेंगे कंज्यूमर्स को, इस पर रिएक्शन देते हुए। चलो एक बार क्विकली मार्केट को चेक कर लेते हैं।